नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के वह जीनियस सुभाष सर में। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी मौलिक अधिकारों के बारे में और मौलिक अधिकारों के बेसिक सी जानकारी आपको दी थी मैंने भी। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं और मौलिक अधिकारों की जो मांग है सबसे पहले कब उठी थी, मौखिक किसने उठाई थी, लिखित मांग जो किसने उठाई थी, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी दूसरी वीडियो कर रहे हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित। ठीक है भाई, मौलिक अधिकारों का जैसे मैंने जिक्र किया था आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से हमेशा आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं भी मौलिक अधिकार भी। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का जब हम जिक्र करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में हम जिक्र करेंगे। यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में किसका जो वर्णन मिलता है हमें मौलिक अधिकारों के बारे में। अनुच्छेद का हम जिक्र करें भी, किस अनुच्छेद में इनका जो वर्णन है तो 12 से लेके 35 तक। ठीक है भाई, 12 से लेके 35 तक। किस देश से लिए गए हैं तो ये भी ध्यान होना चाहिए। देश का जिसे जिक्र करें किस देश के, तो ये लिए गए हैं यूएसए से। किस देश से लिए गए हैं? यूएसए से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जब हम जिक्र करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो हम पढ़ेंगे वो मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। किस देश से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। आपको ध्यान होना चाहिए मूल जो संविधान आपका था भी, मूल संविधान, मूल संविधान में जो आपके मौलिक अधिकार थे वो 7 थे भी। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। परंतु वर्तमान का जब हम जिक्र करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार आपके कितने हैं? 6। ठीक है, मूल संविधान में आपके कितने थे? 7 थे, परंतु वर्तमान में आपके कितने मौलिक अधिकार हो गए हैं? 6। 7वां जो मौलिक अधिकार था आपका, 7वां मौलिक अधिकार का जब हम जिक्र करते हैं, संपत्ति का जो अधिकार था भी, संपत्ति का अधिकार जो था इसको क्या बना दिया? अधिकार, इसको कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है भाई, कानूनी अधिकार बना दिया। कब बनाया गया था कानूनी अधिकार? इसको 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 7वां जो समाप्त किया गया है जो मौलिक अधिकार है, जो वर्तमान में 6 हो गए हैं आपके, तो 7वां कब? संपत्ति का जो अधिकार था कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये संपत्ति का जो अधिकार था किस आर्टिकल में था आपका? अनुच्छेद का हम जिक्र करें तो 31 में भी। ठीक है भाई, 31 में 1974 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और कानूनी अधिकार बना के इसको कहाँ स्थापित किया कर दिया गया था? अनुच्छेद 300A में भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, किस देश से लिए गए हैं, मूल संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, 7वां कब समाप्त किया गया था। ठीक है भाई, और किस आर्टिकल के अंदर 31 को निरस्त करके किस आर्टिकल में इसको जोड़ा गया था, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सी जानकारी है परंतु बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में जो जिक्र करते हैं, अब कई बार ऐसे देखते हैं हम भी, कुछ ऐसे अधिकार है, मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीय लोगों को मिले हुए हैं और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो भारतीयों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को यानी विदेशियों को भी वो अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है भाई, तो इसमें से कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन है नागरिक शब्द का जब हम जिक्र करते हैं, नागरिक शब्द भी। ठीक है भाई, नागरिक शब्द जिस अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है वो सिर्फ किसको मिलता है? भारतीयों को भी। सिर्फ किसको मिलेगा? ये भारतीयों को भी, सिर्फ है भारतीयों के लिए। ठीक है, जैसे आप जिक्र करोगे 15 आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30 भी। ठीक है भाई, यानी सिर्फ नागरिक शब्द का जैसे मैंने जिक्र किया था सिर्फ भारतीय लोगों के लिए जो है ये आपके मतलब मौलिक अधिकार है। 15, 16 का जैसे जिक्र करोगे 19, 20 और 19 से, इसके अलावा 29 और 30 भी, 29 और 30। व्यक्ति शब्द का जैसे प्रयोग होता है भी, व्यक्ति शब्द का भी। ठीक है, व्यक्ति शब्द, तो व्यक्ति शब्द का जो प्रयोग होता है वो सारे के सारे जो अधिकार है मौलिक अधिकार वो सभी व्यक्तियों को मिलते हैं। यानी भारतीयों को तो मिलते हैं ही, उसके साथ साथ विदेशी जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों को भी वो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। 15, 16 और 19, 29 और 30 को छोड़कर जितने भी आपके बचते हैं, चाहे आप 20 का, 21 का, 21A का, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, जितने भी आपके जो मौलिक अधिकार बच गए, आर्टिकल जो बच गए, उसमें जो अधिकार दिए हुए हैं वो सभी को मिले हुए हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, मैंने आपको बताया अभी मौलिक अधिकार जो कितने हैं वो वर्तमान समय में आपके 6 हैं। 6 का जैसे जिक्र करते हैं तो कौन सा है? एक तो समानता का अधिकार है भी, कौन सा है आपका?
समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार जैसे जिक्र करोगे, ठीक है भी, समानता का अधिकार है। दूसरा जो आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार भी, क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा आप जिक्र करोगे शोषण के विरुद्ध भी, क्या जिक्र करोगे आप, शोषण के विरुद्ध भी, ठीक है भी, शोषण के विरुद्ध अधिकार का जैसे जिक्र करोगे, ठीक है। 4 नंबर आप जिक्र करोगे धार्मिक स्वतंत्रता भी, क्या है आपकी, धार्मिक स्वतंत्रता, इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। 5 नंबर आप जिक्र करोगे सांस्कृतिक व शैक्षणिक भी, सांस्कृतिक व शैक्षणिक, ठीक है भी, शैक्षणिक स्वतंत्रता। इसके बाद में 6 नंबर आप जिक्र करोगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार भी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है भी। जैसे समानता का जो अधिकार हम पढ़ते हैं, ये आर्टिकल आपका रहेगा 14 से लेके 18 तक भी। आर्टिकल कहाँ से 14 से लेके 18 तक जो आप पढ़ोगे वो समानता का अधिकार पढ़ोगे, और 19 से लेके आप 22 तक का जैसे जिक्र करते हो, 19 से 22 तक ये हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये बेसिक जानकारी इसके बारे में जरूर होनी चाहिए। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में आपके 6 हो गए हैं। 6 कौन से जैसे जिक्र करें तो समानता का अधिकार का जैसे जिक्र करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार का जैसे जिक्र करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार का जैसे जिक्र करते हैं, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता जो दी हुई है, और सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्वतंत्रता दी हुई है, और संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार, अच्छे अधिकार हैं। फिर उसके बाद में आपको आर्टिकल पता होना चाहिए किस आर्टिकल में कौन कौन से, यानी अगर आपसे पूछे धार्मिक जो है तो कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको अगर पता है तो आप बता सकते हो भी 25 से लेकर 28 तक का जैसे जिक्र करते हैं। तो शोषण के विरुद्ध है ये आपके आर्टिकल 23 और 24 में, और धार्मिक स्वतंत्रता है आपकी 25 से लेके 28 तक भी, और सांस्कृतिक व शैक्षणिक जो आपको अधिकार दिए हुए हैं वो 29 से लेके 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया हुआ है वो 32 को, ठीक है, क्या है 32 को। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में भी, किस आर्टिकल में भी अगर हमारा समानता का जो अधिकार है तो कहां से लेके कहां तक है, ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम चर्चा करते हैं इस चीज के बारे में, नेक्स्ट जो है एक एक को लेके चलते हैं, एक एक के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे भी क्या क्या जैसे दिए हुए इनके बारे में, किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो पहला जो आपका है समानता का जो अधिकार है भी, कौन सा अधिकार है आपका, समानता का। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए आर्टिकल 12 और 13 जो है, 12 में राज्य के बारे में, संघ के बारे में वर्णन किया हुआ है भी, किसके बारे में, संघ के बारे में वर्णन किया हुआ है, राज्य की परिभाषा दी हुई है भी, किसकी परिभाषा दी हुई है, राज्य की। 12 और 13 भी संसद के अधीन है, आपको ध्यान होना चाहिए। परंतु महत्वपूर्ण जो आपका पढ़ते हैं समानता का जो अधिकार पढ़ते हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है आपका 14 नंबर भी, ठीक है भी। 14 नंबर जो है यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 का आर्टिकल 14 जो है ये क्या कहता है, यानी विधि के समक्ष कानून के सबक सब समान है और सभी को समान संरक्षण प्राप्त है भी, ठीक है भी। यानी क्या कहता है ये 14 जो कहता है भी, विधि कानून के समक्ष सब समान है भी, क्या है, सब है समान है, सबको मतलब क्या है, समान संरक्षण प्राप्त है भी, सबको क्या है, समान संरक्षण है प्राप्त है। परंतु कुछ अपवाद भी है, अपवाद का जैसे जिक्र करते हैं, राष्ट्रपति को जैसे जिक्र करते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल उनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है भी। ये चीज भी, सांसद है और विधायक उनको भी कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इनके बारे में जो विस्तृत जानकारी आपको पीडीएफ के अंदर हमें देंगे। तो हम जिक्र कर रहे थे विधि कानून के समक्ष सब समान है, ये हमें कौन सा आर्टिकल जो देता है 14। उसके बाद में 15 का जब हम जिक्र करते हैं, 15 का जब हम जिक्र करते हैं तो इसमें जो लिखा हुआ है लिंग का जैसे जिक्र करोगे आप, लिंग 15 का जब आप जिक्र करोगे, लिंग जाति, लिंग जाति धर्म, मूल स्थान, मूल स्थान, भाषा, ठीक है भी, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भी, के आधार पर
किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो स्वतंत्रता हमें देता है, यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में लिंग, जाति, धर्म, मूल स्थान, भाषा, जन्म स्थान, ठीक है, के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, निषेध है। ये भी क्या है, ये जो आर्टिकल, जो ये स्वतंत्रता हमें दी हुई है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल है 15 के अंदर। अब आर्टिकल 15 के भी कई, जैसे हम जिक्र करते हैं 15(1) का जैसे जिक्र करते हो, इसमें क्या है, राज्य के कर्तव्य दिए हुए हैं, यानी नागरिक जो है उस राज्य के, उनको जो अधिकार दिलाने से संबंधित है, उससे संबंधित क्या दिए हुए हैं, कर्तव्य दिए हुए हैं। कर्तव्य, राज्य के कर्तव्य लिखोगे आप, राज्य के कर्तव्य हैं। नंबर 2 का जैसे जिक्र करोगे 15(2) में जो दिए हुए हैं, ठीक है भी, किसी भी नागरिक को भी क्या है, किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है भी। ये जो अधिकार मिला हुआ है 15(2) में हम पढ़ेंगे, यानी 15(2) में किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के अंदर जाने से भी नहीं रोका जा सकता भी, ठीक है। परंतु ये भी कंडीशन है, वो किसी तरह की क्या है, दुर्भावना न फैलाए, किसी तरह का बुरा आचरण न करे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर 15(3) का जैसे जिक्र करेंगे हम, 15(3) का भी, महिलाओं व बच्चों के लिए भी, महिलाओं व बच्चों के लिए भी क्या है, बच्चों के लिए राज्य सरकार, राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। महिलाओं व बच्चों के लिए भी क्या कर सकता है, राज्य को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित क्या है, विशेष कदम उठा सकता है। ये जो हमें जानकारी मिलती है 15(3) के अंदर मिलती है। 15(4) जो आपका दिया हुआ है वो SC/ST से संबंधित है। SC/ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान इसके अंदर है, कुछ विशेष प्रावधान है। और 15(5) का जैसे जिक्र करें, 15(5) में है ये शैक्षणिक प्रवेश भी, ठीक है भी, शैक्षणिक प्रवेश में SC/ST को आरक्षण भी, ठीक है, SC/ST को आरक्षण। तो पहला जो आपका है, विधि के कानून के समक्ष सब समान है, 14 का जैसे जिक्र करते हैं हम। 15 में मैंने जैसे बताया भी, लिंग, जाति, धर्म, मूल स्थान, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर जो निषेध है, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और 15(1) में राज्य के कुछ कर्तव्य दिए हुए हैं। 15(2) में हम किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। और 15(3) में हम पढ़ें तो महिलाओं व बच्चों के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। 15(4) में हम पढ़ेंगे तो SC/ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। और 15(5) में हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे भी शैक्षणिक जो है, शैक्षणिक प्रवेश, किसी भी संस्थान के अंदर जब प्रवेश लेते हैं तो उसमें SC/ST को जो आरक्षण दिया हुआ है वो किसमें हमें मिलेगा, 15 यानी आर्टिकल 15 के भाग 15(5) में भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आर्टिकल आपका 14 जैसे आप जिक्र करोगे, आर्टिकल 16 का जैसे हम जिक्र करते हैं, अनुच्छेद जो 16 आपका है लोक नियोजन में भी, ठीक है भी, यानी आर्टिकल 16 में जैसे आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, आर्टिकल जो आपका 16 है, अनुच्छेद 16 में, तो अनुच्छेद 16 में क्या दिया हुआ है, लोक नियोजन का जैसे जिक्र करते हैं, लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता भी, क्या है, अवसर की समानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्लियर करना। यानी लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की जो समानता हम पढ़ेंगे वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के आर्टिकल 16 में भी पूछा जा सकता है। इस तरह से लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता हमें किस अनुच्छेद में मिलती है भी, ठीक है भी, तो ये समानता हमें मिलती है आर्टिकल 16 के अंदर। आर्टिकल 17 का जैसे हम जिक्र करते हैं, आर्टिकल 17 में, तो आर्टिकल 17 में आपको ध्यान होना चाहिए अस्पृश्यता का भी, अस्पृश्यता का अंत किया गया अभी, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। छुआछूत जो थी आपकी, अनटचेबिलिटी का जैसे जिक्र करते हैं, तो छुआछूत अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया था, अंत जो किया गया था, किसके अंतर्गत किया गया था, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है भी, अस्पृश्यता का जो अंत है, उन्मूलन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया था, तो आर्टिकल 17 भी। आर्टिकल 18 का जैसे हम जिक्र करते हैं, अनुच्छेद जो 18 आपका है, अनुच्छेद 18 में क्या दिया हुआ है आपको ध्यान होना चाहिए, उपाधियों का अंत भी, उपाधियों का
अंत, ठीक है भी, उपाधियों का अंत। उपाधियों का क्या किया गया है, राज्य के द्वारा अंत किया गया है। सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए, सेना का जैसे जिक्र करते हैं, सेना और शिक्षा क्या है, सेना व शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, उपाधि प्राप्त की जा सकती है, उपाधि ली जा सकती है। यानी सेना व शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि धारण की जा सकती है और उपाधियों का क्या किया गया, अंत किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 18(2) का हम जिक्र करते हैं। 18(2) में क्या प्रावधान किए गए हैं, 18(2) में ये प्रावधान किए गए हैं भी हम राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर किसी भी दूसरे देश का सम्मान या पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है भी। यानी उपाधियों का अंत किया गया है, सेना व शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि ली जा सकती है, परंतु 18(2) का जब हम जिक्र करते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना हम किसी दूसरे देश का पुरस्कार या सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते भी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है, तो हम जिक्र कर रहे थे समानता का अधिकार पढ़ रहे थे 14 से लेके जैसे 18 का जो हमने जिक्र किया था। दूसरा जो अधिकार आपको जिसे जिक्र करें वो कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार भी। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला हुआ है वो 19 से लेके आपको 22 तक भी, 19 से लेके आपको 22 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो मौलिक अधिकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार भी, क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार भी, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको मिला हुआ है वो आर्टिकल 19 से लेके आपको 22 तक भी, 19 से लेके आपको 22। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं आर्टिकल 19 का भी। किसका जिक्र करोगे आप, आर्टिकल 19 का। आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी हुई है अभी। कितनी तरह की स्वतंत्रताएं, यानी आर्टिकल 19 का जब हम जिक्र करते हैं तो 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी हुई है अभी, दी हुई है, ठीक है भी। अब 6 तरह की स्वतंत्रताएं किस तरह की जो दी हुई है इनके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है भी। यहीं से आपके जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 19 का जैसे हम जिक्र करते हैं तो कितनी तरह की स्वतंत्रताएं, आजादी जो दी हुई है पहले 7 तो होती थी, परंतु वर्तमान समय में यहाँ पर कितनी तरह की स्वतंत्रताएं आपकी 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। जैसे पहला हम जिक्र करते हैं 19A में, जो आप पढ़ोगे 19A में अभिव्यक्ति की भी, क्या है, अभिव्यक्ति की भी, ठीक है भी। अभिव्यक्ति का जैसे जिक्र करते हैं, अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति में आप भाषण का जैसे जिक्र कर सकते हो, भाषण का जैसे जिक्र कर सकते हो, भाषण है। उसके बाद बोलने की भी, बोलने की, प्रेस की, विरोध की, विरोध का जैसे जिक्र कर सकते हो। इसके अलावा शांति की भी, क्या है, शांति की, झंडा फहराने की भी, झंडा फहराने की, और आपके आरटीआई का जैसे जिक्र करते हैं भी, आरटीआई, ठीक है भी। तो 19A जो आपका है भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 का, और आर्टिकल 19 में हम जिक्र करते हैं, 19 में जो आपको 6 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, तो उसी में से 19A में हमें अभिव्यक्ति, बोलने की आज़ादी दी हुई है, भाषण की करने की आज़ादी दी हुई है। इसके अलावा प्रेस की आज़ादी दी हुई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस को आज़ादी दी गई है, तो 19A के अंतर्गत प्रेस को आज़ादी दी गई है। छापने की आज़ादी दी हुई है, विरोध करने की भी आज़ादी दी हुई है। इसके अलावा शांति की भी आज़ादी दी हुई है। झंडा फहराने की ये 2004 में मिली थी भी, ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए। नवीन जिंदल का जैसे जिक्र करते हैं, पूर्व सांसद कुरुक्षेत्र से जैसे जिक्र करते हैं, नवीन जिंदल के प्रयासों से ही आम आदमी को झंडा फहराने की क्या मिली थी, आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली थी। आरटीआई का जैसे हम जिक्र करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आपका, ये जो आपको मिला था 2005 में भी, ठीक है। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस सरकार में आरटीआई लागू हुई थी। ये भी एक अधिकार, स्वतंत्रता, आज़ादी दी हुई थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की क्या है, आप इंफॉर्मेशन मांग सकता है, सूचना मांग सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 19A में अभिव्यक्ति, भाषण, बोलने की, प्रेस, विरोध, शांति, झंडा फहराने की पूछा जा सकता है। झंडा फहराने की जो आजादी है, स्वतंत्रता, आपको आर्टिकल किस आर्टिकल में है, तो 19A में भी, ठीक है। 19B का जैसे जिक्र करते हैं, 19B बहुत इंपॉर्टेंट है। 19B में क्या कहा है, अभी शांतिपूर्वक तरीके से बिना हथियारों के क्या कर सकते हो आप, जुलूस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, जुलूस से निकाल सकते हो, इंपॉर्टेंट है, जुलूस से निकाल सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, परंतु शर्त ये है शांतिप्रिय तरीके से, बिना हथियारों के, ठीक है, बिना हथियारों के। तो क्या कर सकते हो, बी में कर लिखोगे आप, सम्मेलन कर सकते हो, सम्मेलन
वह जुलूस का जैसे जिक्र कर सकते हो, जुलूस, ठीक है भी, सम्मेलन या जुलूस से निकाल सकते हो। ये आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, परंतु कंडीशन है इस पे भी, कंडीशन ये है भी बिना हथियारों के भी, क्या है, बिना हथियारों के। 19C का जैसे जिक्र करें तो आप क्या है, संघ बना सकते हो भी, क्या कर सकते हो, 19C का जब हम जिक्र करें तो 19C में आप संघ बना सकते हो भी, 19C का जैसे जिक्र करो, इंपॉर्टेंट है। यानी संघ बनाने की आजादी है भी, संघ बनाने की आजादी भी। ये आजादी कौन सा आर्टिकल देता है, 19 आपका C, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जैसे 19D आता है भी, क्या आता, 19D का जैसे जिक्र करोगे तो 19D आपको क्या है, देश में कहीं भी भ्रमण करने की आजादी भी, यानी देश में कहीं भी भ्रमण करने की आजादी, ठीक है भी, कहीं भी आप आ जा सकते हो। भारत जो देश है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, पोरबंदर से लेके सिलचर तक, कहीं भी आप घूम सकते हो, कहीं भी आप आ जा सकते हो भी, ठीक है भी। ये जो आजादी मिली हुई आपको 19D के अंतर्गत, किसके, एक स्वतंत्रता है आपके 19D में। 19E का जैसे जिक्र करें, 19E में क्या आजादी दी हुई है, यानी रहने की, निवास की आजादी भी, क्या थी आपकी, निवास करने की आजादी भी, करने की आजादी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। यानी कहीं भी भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल में आप कहीं भी निवास कर सकते हो। पहले इसका अपवाद होता था, जम्मू कश्मीर में आप निवास नहीं कर सकते थे, परंतु वहां से धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आप निवास कर सकते हो, जम्मू कश्मीर में भी आप निवास करते हो। तो ये भी आपकी आजादी मिली हुई है, 19E का जैसे जिक्र करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। E के बाद में 19 जो F था वो निरस्त कर दिया गया था, वो संपत्ति से संबंधित आपका स्वतंत्रता थी, संपत्ति से संबंधित आपका अधिकार था। 19F को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। 19G जोड़ दिया गया है, 19G का जैसे जिक्र करते हैं। 19G में हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी व्यापार कारोबार आप कर सकते हो भी, ये भी आपको क्या है, आजादी है भी, यानी व्यापार वह कारोबार करने की आजादी भी, कारोबार करने की जो आपको आजादी मिली है वो किसमें, आर्टिकल 19G में, 19G में। तो आप पढ़ सकते हो 19A में क्या है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, भाषण की है, विरोध की है, शांति की है, RTI है, झंडा फहराने का जैसे जिक्र करते हैं, प्रेस का जैसे जिक्र करते हैं। 19B में आपको ध्यान होना चाहिए, बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हो, जुलूस से निकाल सकते हो, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 19C में आप संघ बना सकते हो भी, क्या कर सकते हो, आप संघ बना सकते हो। D में आप कहीं भी विचरण कर सकते हो, भारत देश में कहीं भी आप घूम सकते हो। और 19E का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, E में स्थायी निवास, कहीं भी आप रह सकते हो भी। भारत जो मैंने बताया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, कहीं भी आप निवास कर सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर होता था, वहां हम निवास नहीं कर सकते थे, परंतु धारा 370/2019 में हटाने के बाद वहां पर भी आप निवास कर सकते हो। इसके बाद में जैसे F मैंने बताया निरस्त कर दिया गया था, संपत्ति से संबंधित था। और 19G जो है ये आपका व्यापार व कारोबार से संबंधित, जीविका चलाने से संबंधित है भी, आप किसी भी तरीके की जीविका चला सकते हो। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आर्टिकल जो आपका 20, ये 19 से संबंधित आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी नोट करना इसको। इसके बाद में हम जिक्र करें आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल 20, आर्टिकल जो 20 है, 20 का जैसे जिक्र करते हैं तो के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण भी, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण भी, के संबंध में संरक्षण भी, ठीक है भी। यानी कुछ 19 जो आपका 19 का जैसे मैंने जिक्र किया था, 19 में जितनी भी आपकी स्वतंत्रताएं दी हुई थी, ये आपातकाल के समय खत्म हो सकती है, ठीक है भी।
यानी आपात के काल के समय में 19 जो है आर्टिकल 19 जो 6 तरह की स्वतंत्रताएं आपको दी हुई है वो समाप्त हो जाती है, परंतु भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होता। इमरजेंसी के समय में भी आर्टिकल 20 और 21 आपका क्या नहीं होता है, निरस्त नहीं होता है। ये चीज आपको क्लियर, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 19 क्या हो जाता है आपका, निरस्त हो जाता है जो स्वतंत्रताएं आपको दी हुई है, परंतु आपका 20 और 21 कभी निरस्त नहीं होता। कोई आपकी इमरजेंसी, कितनी इमरजेंसी आपके लगी, ठीक है। तो 19 का 20 का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, अपराधों की सीधी के संबंध में कुछ से विशेष संरक्षण जो दिया हुआ है। अब विशेष संरक्षण जो क्या है, अब विशेष संरक्षण 3-4 तरह के हैं, आपको ध्यान होना चाहिए भी। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए, ठीक है भी। नंबर 1 क्या दी हुई आजादी जो दी है भी, किसी भी अपराधी को हम क्रिमिनल अपराधी नहीं कह सकते जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। दूसरा तो आप जो दिया हुआ है क्या है, एक अपराध एक सजा भी, ठीक है भी। एक अपराध है एक सजा भी, ठीक है भी। एक है सजा, यानी जो अपराध किया है उस अपराध से बढ़कर जो उसके लिए सजा निर्धारित की हुई है उससे बढ़कर कोई सजा नहीं दी जा सकती भी, ठीक है भी। उससे कोई सजा नहीं। और एक चीज ये भी क्लियर होना चाहिए, एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाती है भी, एक ही सजा दी जा सकती है, ठीक है भी। 2 सजा उसके लिए नहीं दी जा सकती। अगर किसी ने 20 साल काट लिए हैं किसी मर्डर में और है तो उसको एक बार सजा दी जाती है, ठीक है भी। एक ही बार, एक अपराध के लिए एक बार उसको सजा दी जाती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और नंबर जैसे जिक्र करें 3 नंबर, जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता भी, ठीक है भी। यानी अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण व्यक्तियों को मिले हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को तब तक हम अपराधी नहीं कह सकते जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। एक अपराध के लिए एक सजा यानी अधिक सजा उसके लिए नहीं दी जा सकती, और किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आजादी मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है, आपको ध्यान होना चाहिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु अपवाद भी है इसमें कुछ, जैसे जिक्र करते हैं इसमें कोर्ट आदेश कर सकती है, नार्को टेस्ट करवा सकती है, फिंगरप्रिंट्स के बारे में जैसे टेस्ट करवा सकती है, पॉलीग्राफ, कई इस तरह के जो टेस्ट है कोर्ट क्या है ये आदेश दे सकती है, ठीक है भी। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है, और क्लियर ये होना चाहिए आपको भी 20 और 21 आपके क्या है कभी निरस्त नहीं होते, यानी आपातकाल के समय में भी छीने नहीं जाते भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आर्टिकल जो 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 का जैसे जिक्र करते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है भी। 21 में जैसे हम जिक्र करते हैं 21 में क्या मिला हुआ है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी, ठीक है। यानी का संरक्षण, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण जो मिला हुआ है नागरिकों को, वो किस में मिला है, आर्टिकल 21 में भी। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में 21A भी जोड़ा गया है भी, 21A यानी आर्टिकल जैसे जिक्र करते हैं तो 21A जोड़ा गया है। 21K का जैसे जिक्र करते हैं हम, क्या जोड़ा गया है, एक मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया है 1978 में, 2002 में भी, 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें, यानी उसको अधिकार मिला हुआ है 6 से 14 साल के बच्चों को एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है 21A 2002 में 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। वो क्या है, कोर्ट की शरण में जा सकता है अगर उसके अभिभावक, ये मौलिक कर्तव्य भी है 11वां जिसे मौलिक कर्तव्य हम जिक्र करते हैं। एक माता पिता अभिभावक का क्या मौलिक कर्तव्य भी अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षित करे, उसको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए, ठीक है भी। तो ये 21A का जैसे हम जिक्र करते हैं तो ये 6 से 14 साल के बच्चों से संबंधित उनको अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा से संबंधित कब जोड़ा गया था, 2002 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आर्टिकल जो आपका रहेगा, जैसे आप जिक्र करो 22 भी, आर्टिकल आपका 22 है
तो 22 में क्या आजादी दी हुई है? 22 में भी हम जिक्र करें मनमानी गिरफ्तारी व बंदी बनाने पर रोक भी। मनमानी 22 आर्टिकल 22 का जब हम जिक्र करें तो आर्टिकल 22 है मनमानी गिरफ्तारी से भी, मनमानी गिरफ्तारी से भी, ठीक है, गिरफ्तारी पर रोक भी। अब इसमें भी कई तरह के अधिकार मिले हुए हैं भी। अब आपको कोई भी, जैसे पुलिस का हम जिक्र करें तो अपराध बताए वगैरह आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता भी। यानी क्या लिखोगे? बिना अपराध बताए, बिना अपराध बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता भी, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, अगर गिरफ्तार कर भी लिया, अपराध बता के उसको गिरफ्तार कर लिया, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होता है। एक तो बिना अपराध बताए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अगर गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के भी, 24 घंटे के अंदर अंदर भी, अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होता है भी। कहां पर पेश करना होता है? उसको न्यायालय में पेश करना होता है। और 3 नंबर जैसे हम जिक्र करें तो अपनी इच्छा अनुसार भी, अपनी पसंद का वकील चुन सकता है भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मनमानी गिरफ्तारी जैसे जिक्र करते हैं, मनमानी गिरफ्तारी व बंदी बनाने पर रोक है। 3 तरह की क्या दी हुई है? आजादी दी हुई, 3 तरह की जो स्वतंत्रताएं दी हुई है। जैसे जिक्र करते हैं बिना अपराध बताए क्या है, अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गिरफ्तार किया जाता है तो करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी न्यायालय में पेश करना होता है, किसी न्यायालय में पेश करना होता है। और न्यायालय आदेश दे सकता है उसको रिमांड पे भेजे या उसको जेल भेजे भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और जो अपराधी है वो अपनी मनपसंद का वकील चुनने का भी क्या दिया हुआ, उसको अधिकार दिया हुआ है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता का जो अधिकार पढ़ रहे थे 19 से लेके 22 का, जैसे हमने जिक्र किया था। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में जो हम पढ़ते हैं वो किससे संबंधित पढ़ते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार में। नंबर 3 लिखोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार भी, ठीक है भी। जिक्र करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में तो आर्टिकल कौन से आपके 23 और 24 पढ़ोगे। तो आर्टिकल जो 23 आपका दिया हुआ है, अनुच्छेद 23 में जब हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार, बलात्कार, बेगार का जैसे जिक्र करते हैं, और बलात् श्रम भी। यानी मानव व्यापार, बेगार, बलात् श्रम भी। क्या है? बलात् श्रम, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मानव का व्यापार से संबंधित है, बेगार से संबंधित, काम से संबंधित है, या बलात् श्रम से संबंधित। किसी को बंधुआ मजदूरी का आधार जैसे जिक्र करते भी, बंधुआ मजदूर बनाकर उससे काम करवाना, ये भी क्या है? गैर कानूनी है। क्योंकि नागरिकों को ये अधिकार मिले हुए हैं। शोषण भी उनका, अगर शोषण हो रहा है तो वो किसकी शरण में जा सकते हैं? न्यायालय की, कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो 23 में मानव व्यापार, बेगार व बलात् श्रम से संबंधित है। और जिक्र करें इससे संबंधित क्या है? भारत में कानून भी आया था 1956 में, अनैतिक दुर्व्यवहार भी। क्या है? अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम भी, अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 1956 भी। क्या है? 1956। इसके अंतर्गत सजा का प्रावधान किया गया था भी, सजा का प्रावधान किया गया, ठीक है भी, प्रावधान किया गया था। यानी अनैतिक दुर्व्यवहार, किसी भी तरह का हम अनैतिक दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते भी, उसका शोषण नहीं कर सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते भी, ठीक है, उसको मजबूरी का उसका फायदा नहीं उठा सकते भी, ठीक है। ये जो है आर्टिकल 23 में, इसके बारे में हमें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फिर एक बंधुआ मजदूरी का जैसे मैंने जिक्र किया था, बलात् श्रम का जो जिक्र किया है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, बंधुआ मजदूरी अधिनियम भी आया था, अनुमूलन अधिनियम आया था 1975 में भी। पूछे जा सकते हैं, ये कई बार पूछे भी गए हैं। आरएस का जैसे जिक्र करते हैं यूपीएससी में, अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम कब आया था? 1956 में। बंधुआ मजदूरी अनुमूलन अधिनियम कब आया था? 1975 में। कब आया था? 1975 के अंदर। अब आर्टिकल एक रह गया आपका, आर्टिकल
24। तो आर्टिकल 24 है ये बाल श्रम से संबंधित है भी। किससे संबंधित है? बाल है श्रम से संबंधित, यानी चाइल्ड लेबर का जैसे जिक्र करते हैं, बाल मजदूरी से संबंधित है भी। क्या है? बाल है मजदूरी से संबंधित है। 14 साल से नीचे का भी, ठीक है भी, नीचे का बच्चा जोखिम भरे कार्य नहीं करेगा भी। क्या है? जोखिम भरे कार्य। ने 14 से कम आयु के बच्चे को जोखिम भरे कार्य करवाना गैर कानूनी है भी। क्या है? गैर कानूनी। वो किसी भी खदान के अंदर काम नहीं कर सकता, खान में काम नहीं कर सकता, किसी कारखाने के अंदर काम नहीं कर सकता भी। ठीक है, तो ये अधिकार इनको मिला हुआ है। 14 से साल से कम का जो बच्चा है वो बाल श्रम से संबंधित है। पूछा जाएगा किस तरह का क्वेश्चन है, यानी बाल श्रम निषेध से संबंधित किस आर्टिकल में जो अधिकार मिला हुआ है, किस आर्टिकल में जो इसका वर्णन है, तो हम आर्टिकल 24 का जिक्र करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 जो आपके दिए हुए हैं। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं तो आपका रहेगा 4 नंबर पढ़ोगे धार्मिक स्वतंत्रता भी। क्या है? आपकी धार्मिक स्वतंत्रता भी। अब धार्मिक स्वतंत्रता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक स्वतंत्रता का जैसे जिक्र करते हैं, 4 नंबर क्या पढ़ोगे आप? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता हम पढ़ेंगे 25 से लेके 28 तक भी। ठीक है भी। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए अनुच्छेद 25 में किसका वर्णन है भी। अनुच्छेद 25 का जब हम जिक्र करते हैं तो भारत के किसी भी नागरिक को भी कोई भी धर्म वो क्या कर सकता है? अपना सकता है। किसी भी धर्म की वो पूजा कर सकता है, किसी भी धर्म का उपासना कर सकता है और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है भी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। यानी आर्टिकल 25 में हमें क्या है? किसी भी धर्म को मान सकता है भी, किसी भी धर्म को मान सकता है, उपासना कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है भी, प्रचार प्रसार कर सकता है भी। ठीक है भी। यानी आर्टिकल 25 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है भी। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म का क्या कर सकते हैं? उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं भी। आर्टिकल 26 का जैसे जिक्र करते हैं, आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 26 जो है, 26 में क्या है? धार्मिक सम्मेलन कर सकते हैं। क्या है? धार्मिक सम्मेलन एवं कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं भी। कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है भी। और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, किसी भी धार्मिक सम्मेलन एवं कार्यक्रम के लिए वो क्या कर सकता है? धन भी अर्जित कर सकता है भी। क्या है? धन भी अर्जित कर सकता है। ये भी अधिकार उसको दिया हुआ है आर्टिकल 26 में भी। आर्टिकल 26 में बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति को अर्जित करने का भी उसको क्या दिया हुआ है? अधिकार है, दिया हुआ है। आर्टिकल 27 में जो आप पढ़ोगे, अनुच्छेद 27 में जो पढ़ोगे, यानी प्रत्येक धार्मिक जो है, प्रत्येक धार्मिक आय को भी, ठीक है भी, यानी प्रत्येक धार्मिक आय को राज्य क्या करे? कर मुक्त करे भी। ये जो हमें मिलेंगे आर्टिकल 27 में हमें मिलेंगे जो अधिकार दिया हुआ है। यानी कोई भी राज्य जो धार्मिक आय है, किसी भी मंदिर का जैसे जिक्र करते हैं, मस्जिद का जैसे जिक्र करते हैं, गुरुद्वारे का आप जिक्र करो, उसके अलावा जैसे गिरजाघर का जैसे आप जिक्र करते हो, उन जो है जो धार्मिक जो आय है उस आय को क्या है? कर मुक्त किया गया है। ये जो अधिकार उसको दिया हुआ आर्टिकल 27 में भी। अनुच्छेद 27 का जैसे जिक्र करते हैं इंपॉर्टेंट है। 28 का जैसे जिक्र करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 28 जो आपका दिया हुआ है, अनुच्छेद 28 में भी कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान, तो यहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी भी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी भी। ठीक है भी। ये इंपॉर्टेंट आपका ध्यान करना इसके बारे में। यानी 28 में क्या अधिकार मिले हुए हैं, क्या एक ऐसी कंडीशन रखी गई है भी कोई भी शैक्षणिक जो संस्थान है उस शैक्षणिक संस्थान के अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा देना वहां पर क्या है? प्रतिबंधित है। तो 25 में आप पढ़ोगे किसी भी धर्म को मान सकते हो, 26 में आप कार्यक्रम या सम्मेलन आयोजित कर सकते हो, 27 में आपको ध्यान होना चाहिए धार्मिक जो आय है वो कर मुक्त है, और 28 में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के अंदर क्या नहीं दी जा सकती? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती भी। ठीक है भाई। तो अब जो 5 नंबर पर हम पढ़ेंगे, 5 में क्या है? वो आपका है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार भी।
सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। 29 और 30 का जैसे जिक्र करते हैं, 29 और 30 सिर्फ किसको मिले हुए हैं? भारतीयों को मिले हुए। मैंने जैसे जिक्र किया था ना भी 15, 16, 19 और 29 और 30 जो आपके हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिले हुए? भारतीयों को। तो सांस्कृतिक 5 नंबर आप पढ़ोगे, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार भी, ठीक है भी, अधिकार किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में हम जिक्र करते हैं? तो अनुच्छेद आपके रहेंगे, अनुच्छेद पढ़ोगे आप 29 और 30 में भी, ठीक है भी। तो अनुच्छेद 29 में किसका वर्णन किया हुआ है ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 29 में है भी के अनुसार देश के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को मानने, सुरक्षित रखने व प्रचार प्रसार करने का क्या है? पूर्ण अधिकार है। यानी 29 में क्या लिखा हुआ है? के अनुसार भी, के अनुसार देश के नागरिकों को भी, देश के नागरिकों को यह पूर्ण अधिकार है, यह पूर्ण अधिकार है कि वह अपनी भाषाएं, संस्कृति, लिपि का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। यानी अपनी भाषा को उसको मानने, सुरक्षित करने और प्रचार प्रसार करने का क्या दिया हुआ? उसको अधिकार दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और एक चीज ये भी ध्यान होना चाहिए, आर्टिकल 29 में ये भी अधिकार दिया हो भी राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान के अंदर हम किसी भी तरह का प्रवेश से संबंधित भेदभाव नहीं कर सकते भी। यानी जाति धर्म के आधार पर हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, जाति धर्म के आधार पर किसी को भी प्रवेश देने से हम नहीं रोक सकते भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में आर्टिकल अनुच्छेद 30 का जब हम जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 30 में, तो भाषा व लिपि का विकास करने के लिए, भाषा व लिपि के विकास के लिए अल्पसंख्यकों के द्वारा धार्मिक स्थान स्थापित करने की आजादी है। यानी भाषा व लिपि के विकास के लिए अल्पसंख्यकों को धार्मिक संस्थान स्थापित करने की क्या है? आजादी। अल्पसंख्यक जो है, सिर्फ जैसे मुसलमानों का हम जिक्र करते हैं, बौद्ध है, जैन है, इनको क्या है? आजादी है भी, वो क्या है? अपनी लिपि और भाषा के विकास के लिए धार्मिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। 31 जो आर्टिकल 31 जो आपका है, आर्टिकल 31 का मैंने अनुच्छेद 31 जो ये निरस्त कर दिया गया था, मैं कई बार बता चुका हूं इसके बारे में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको, पहले संपत्ति का जो अधिकार होता था 31 में, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कानूनी अधिकार बना के किस आर्टिकल में रखा गया? आर्टिकल 300A में भी। ये बहुत बार हमें कर चुके हैं। अंतिम जो छठा आपका जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी, सबसे इंपॉर्टेंट भी, सबसे इंपॉर्टेंट भी। नंबर 6 जैसे आप पढ़ोगे तो कौन सा मौलिक अधिकार आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अभी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और किस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में जो जानकारी? अनुच्छेद 32 में भी, ठीक है भी, अनुच्छेद 32 में है। और इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है इसको। किसने कहा था इसको आत्मा? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। बाबा साहब ने भी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है भी। जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, आर्टिकल जैसे अनुच्छेद आपने 32 का जिक्र किया और अनुच्छेद 226 का हम जब जिक्र करते हैं, यानी अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। 5 तरह की क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। यानी उच्च न्यायालय का जब हम जिक्र करते हैं, उच्च न्यायालय 5 तरह की रिट होती है इसमें। 5 तरह की क्या होती है? 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, रिट
जारी कर सकता है। तो हम जैसे जिक्र करें 5 तरह की, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग तो आपका सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, आपका सुप्रीम कोर्ट भी, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपका उच्च न्यायालय भी क्या है, उच्च न्यायालय भी, ठीक है। उच्च न्यायालय जो है आपका 5 तरह की जो रिट कौन सी होती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का जैसे जिक्र करते हैं, परमादेश का जैसे जिक्र करते हैं, प्रतिषेध का जैसे जिक्र करते हैं, उत्प्रेषण का जैसे जिक्र करते हैं, और अधिकार परीक्षा का हमें जिक्र करते हैं। तो कितनी तरह की जो रिट जारी की जा सकती है, आपकी 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग तो आपका सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आपका हाई कोर्ट भी क्या है, आपका हाई कोर्ट। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे जिक्र करेंगे वो 5 तरह की रिट कौन सी है भी, इन 5 तरह की रिट के कारण ही क्या है, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जैसे नंबर 1 क्या है आपका, नंबर 1 लिखोगे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी, ठीक है। नंबर 2 क्या है आपका, जैसे जिक्र करते हो, नंबर 2 है परमादेश भी, परमादेश का जैसे जिक्र करोगे। नंबर 3 आपका है प्रतिषेध भी, क्या है, प्रतिषेध है। नंबर 4 लिखोगे उत्प्रेषण, और नंबर 5 आप लिखोगे आपके अधिकार परीक्षा भी, अधिकार है परीक्षा का जैसे जिक्र करो, ठीक है भी। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 5 तरह की रिट जारी की जा सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जैसे जिक्र करे, परमादेश का जैसे जिक्र करे, प्रतिषेध का जैसे जिक्र करे, उत्प्रेषण का जैसे जिक्र करे, और अधिकार परीक्षा भी। अब इनका अर्थ क्या होता है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जैसे जिक्र करते हैं तो इसके अंतर्गत गैर कानूनी व असंवैधानिक तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, बंदी बनाया गया, तो उसको सामने लाने के लिए कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। परमादेश का अगर हम जिक्र करते हैं भी, यह आदेश सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारी व सरकार के अधीन न्यायालय एवं न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकता है भी। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, सार्वजनिक पद के ऊपर जो कर्मचारी है या न्यायालय है उसको किया जा सकता है, उसके अधीन जो न्यायालय है, परंतु किसी संस्था व आम व्यक्ति को नहीं परमादेश जारी किया जा सकता भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। प्रतिषेध का जैसे जिक्र करते हैं, यह निम्न न्यायालयों को जारी की जाने वाली निषेधाज्ञा आदेश दिया जाता है भी किसी भी मामले विशेष में, या अगर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसको मतलब कर सकती है निषेध में, जैसे जिक्र प्रतिषेध जारी कर सकते भी, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। तो जो सुप्रीम कोर्ट है यानी उससे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट का जैसे उस स्तंभ न्यायालय का जैसे जिक्र करते वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है, अपने पास उसको स्थानांतरित कर सकती है, मंगवा सकती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में उत्प्रेषण का जैसे जिक्र, इसके द्वारा निम्न न्यायालय के किसी भी केसों को जानकारी उच्च न्यायालय से अपने पास मांग सकता है भी। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है भी, कोई भी जानकारी वो उच्च न्यायालय है अपने पास मांग सकता है, अपने पास मंगा सकता है भी। इसके अलावा अधिकार परीक्षा का हम जिक्र करते तो इस रिट के द्वारा अगर कोई व्यक्ति, संवैधानिक जो व्यक्ति है, अपने पद से बढ़कर कोई कार्य कर रहा है, यानी उस पद के ऊपर है परंतु उसको अधिकार नहीं उस कार्य को करने के लिए, तो उसके विरुद्ध भी क्या कर सकती है, इस रिट के द्वारा न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो सार्वजनिक पद पर असंवैधानिक रूप से कार्य कर रहा होता है तो उसे पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से इस पर कार्य कर रहा है, और उसको निष्कासित भी किया जा सकता है, उसको निष्कासित भी किया जा सकता है उस पद से। तो आज हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में। 6 तरह के जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें से समानता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार आपको दिया हुआ है, इसके अलावा सांस्कृतिक शैक्षणिक जो अधिकार दिए हुए हैं, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार। हमेशा यहाँ से आपके क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह के जिस क्वेश्चन पूछे, जैसे अस्पृश्यता का छुआछूत जो कांत किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया था, तो 17 के अंतर्गत। उपाधियों का अंत, ये तो हाल ही में दिल्ली पुलिस में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था भी, उपाधियों का जो अंत है किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में हम जैसे जिक्र करते हैं, तो आपका रहेगा 18वें। ठीक है। स्वतंत्रताएं 6 तरह की जो स्वतंत्रताएं दी हुई है किस में दी हुई, तो आपके आर्टिकल 19 में भी।
हर तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। तो आज की क्लास में हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।